तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग यहाँ पे अपनी मैराथन चला रहे हैं जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को बहुत समराइज वे में पढ़ रहे हैं। हम लोग कुछ छोड़ नहीं रहे, बट फिर भी हम लोग इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि आप लोग का सारा कोर्स कवर हो जाए। जो आपने 100 आवर्स में पढ़ा है वो आपका 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। तो देखो गाइस, आज हम लोग जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेमा। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कैसे लर्न कराया था मैंने आपको? फॉरेन करेंसी करती है शाइन, फॉरेन करेंसी करती है शाइन, फेमा एक्ट 1999। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फेमा है वो फेमा किसको रिपील और रिप्लेस करके आया था? फेरा को रिपील और रिप्लेस करके आया था। पहले फेरा एक्ट हुआ करता था, अब फिर क्या आ गया? फेमा आ गया था। तो प्रियम्बल क्या है फेमा का? फेमा एक्ट इज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को आप लोग बढ़ाना चाहते हो, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना चाहते हो। प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन मार्केट इन इंडिया, इंडिया में फॉरेन मार्केट को डेवलप्ड करना चाहते हो। इंट्रो क्या बोलता है कि फेमा एक्ट जो है वो 1 जून 2000 से आया था, से रिप्लेस किया था, रिप्लेस को किया था फेरा को, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। टोटल इसमें 49 सेक्शन है और 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है। आपको पता है पहले वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही थी और कंट्रीज में काफी बुरी हालत थी, और उसके बाद हमारा जो एक्ट आया था वो आया था फेरा। फेरा आया था और फेरा आया था 1947 का एक्ट है। फेरा 10 साल के लिए आया था। फिर फेरा को रीस्ट्रक्चर किया था, नया एक्ट बनाया था इंदिरा गांधी जी ने 1973 में, क्योंकि फेरा में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन थे, तो 1973 में उसको वापस रिपील और रिप्लेस करके नया एक्ट फेरा ही बनाया गया था। फिर 1991 में देखा गया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बहुत ही कम बचे हुए हैं, और क्योंकि हम लोग बाहर के लोगों के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास बस 1.1 बिलियन कुछ रिजर्व पड़े हैं। 1991 से लेकर 1993 में हमारे पास एक पॉलिसी आई, दैट इज एलपीजी। और एलपीजी पॉलिसी में ये देखा गया था कि क्यों ना हमें क्या करना चाहिए, नए एक्ट को लाना चाहिए जिसने ग्लोबलाइजेशन अलाउ हो, जिसमें लिबरल अलाउ हो। तो फिर फेरा को रिपील और रिप्लेस करके एक नया एक्ट आया फेमा। फेमा आया और फेमा ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा दिया था इंडिया के 314.74 बिलियन तक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि पहले फेरा आया था 1939 में 10 साल के लिए, फिर फेरा को रिपील परमानेंट कर दिया गया था 1947 में। 1957 में उसको परमानेंट बुक्स में डाल दिया गया था। 1973 में उसको फिर रिपील और रिप्लेस करके नया बनाया था। ये क्रिमिनल ऑफेंस को कवर्ड करता है। फेरा बोलता था कि बिना किसी रीजन के भी पुलिस ऑफिसर अगर को लगता है कि अगर आप लोग फेरा में कुछ गड़बड़ी कर रहे हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 1991 में लिबरलाइजेशन की बात हुई और फिर हम लोग ने क्या किया, 1991 में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना लिबरलाइजेशन के साथ साथ नया एक्ट ला लिया जाए। फिर हम लोग लाए फेमा। फेमा आ गया था हमारा 1 जून 2000 में, और फेरा को रिपील और रिप्लेस किसने किया था? फेमा ने किया था। हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी है हमारे यहाँ पे? फेरा में और फेमा में, और फेरा में भी यही थी। फिलहाल फेमा में क्या है, तो आरबीआई सारे चीज देखता है, और आरबीआई के अंडर में ऑफिस है जो इसके लिए मेन काम करता है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसमें सीजी भी रूल्स बनाती है और आरबीआई भी रूल्स बनाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को, डेवलप करता है फॉरेन मार्केट को इंडिया में। तो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करता है, फॉरेन मार्केट को इंडिया में डेवलप करता है। फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस है? फेरा एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और यहाँ पे पनिशमेंट होती थी, सीधा मतलब जेल में डाल दिया जाता, जबकि फेमा एक सिविल ऑफेंस है, यहाँ पे आपको जेल में नहीं डाला जाता, यहाँ पे आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। फेरा जो है वो रिजिड एक्ट था, सेकंड पॉइंट देखो, और फेमा एक लिबरल एक्ट है। फेरा में 81 सेक्शंस हैं और फेमा में 49। फेरा में कोई ट्रांजैक्शन के नाम नहीं हुआ करते थे, फेमा में होते हैं कर्ट और कैट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैं करंट अकाउंट को कर्ट बोलती हूँ और कैपिटल अकाउंट को कैट बोलते हैं अपन। फिर क्या है, ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है जब तक वो परमिट नहीं करते, जबकि फेमा में ट्रांजैक्शन सारे के सारे परमिट है। देखो लैंग्वेज ही चेंज हो गई, वहां पे प्रोहिबिशन ज्यादा है, यहाँ पे परमिशन ज्यादा है, अनलेस प्रोहिबिटेड। यहाँ पे फेरा में
रिजिडिटी ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे सिर्फ डिस्क्लोजर करना होता है फेमा में और कुछ भी नहीं करना होता। फेरा में नेगेटिव इंटेंशन माना जाता था कि अगर आप पकड़े गए हो तो आप गलत ही होंगे, जबकि फेमा में ऐसा नहीं होता। फेरा में आपके ऊपर पेनल्टी 5 टाइम्स लगती थी, जबकि फेमा में 3 टाइम्स ही लगती है। फिर कुछ टर्म्स आती है फेमा की, जैसे सबसे पहले टर्म है कि करेंसी क्या होती है, एक्सचेंज क्या होता है। तो देखो एक सेकेंड, एक्सचेंज का मतलब होता है जब आप लोग एक करेंसी से दूसरी करेंसी को चेंज करते हो, दैट इज एक्सचेंज। एक करेंसी से दूसरी करेंसी को चेंज करते हो, दैट इज एक्सचेंज। अब इसमें कैसे चेंज होता है, तो इसमें कैश में भी चेंज हो जाता है कि मैंने रुपी दिया और डॉलर ले लिया। बिल्स पेबल के फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। बैंक से लोन ले लेते हैं हम लोग बाहर की चीज़ों के लिए, डिपॉजिट भी लेते हैं। ड्राफ्ट, ट्रैवलिंग चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्राफ्ट, ट्रैवलिंग चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉन और एक्सपेंस इन इंडियन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी। जो बना तो इंडियन करेंसी में बट पेबल फॉरेन करेंसी में। ड्रॉ बाय द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो बाहर बना हो लेकिन इंडियन करेंसी में पे हो, मतलब दो कंट्रीज का जहाँ पे लिंक आ जाता है वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो जाती है। अब फॉरेन एक्सचेंज में जरूरी नहीं है कि सिर्फ करेंसी एक्सचेंज हो, बहुत सारी अदर चीजें भी एक्सचेंज होती है। तो ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट बाहर बनाओ इंडिया में पेबल हो, इंडिया में बनाओ बाहर पेबल हो, तो वो फॉरेन एक्सचेंज में आ जाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टॉक शेयर्स क्या होते हैं। तो देखो फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है, तो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स हो सकते हैं बाहर की कंपनी के, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। फॉरेन सिक्योरिटी होती क्या है, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। इंक्लूड सिक्योरिटी, एक्सप्रेस और डिविडेंड। याद रखना, देखो बनी बाहर के लोग के लिए, तो बनी इन बाहर के लोग के लिए, लेकिन उसका डिविडेंड या फिर रिडम्पशन अमाउंट रुपी में पे किया जा सकता है। तो फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है, शेयर्स हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकता है और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसका इंटरेस्ट या डिविडेंड जो बनी तो फॉरेंसिक में हो मतलब डॉलर में हो, लेकिन जिसका डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट या फिर रिडम्पशन अमाउंट, ठीक है, किस में पे हो, इंडियन रुपी में हो, एक चीज इंडिया में हो, ठीक है। वरना तो क्या होगा, सब कुछ ही बाहर का होगा तो बाहर की कंपनी भी तो हो सकती है, तो फिर इंडिया का लिंक नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, एक ऐसा बंदा बस देखो सिटीजन हो सकता है वो इंडिया का, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं हो, जिसके पास जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा हो उस टाइम उसके पास इंडियन पासपोर्ट हो, या फिर उसके दादा दादी उसके मम्मी पापा इंडियन हो, या उसके स्पाउस इंडियन हो, स्पाउस के मम्मी पापा या स्पाउस के दादा दादी इंडियन हो। देखो PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक ऐसा बंदा जो इंडिया का सिटीजन था या तो खुद किसी और कंट्री का सिटीजन है, लेकिन किस कंट्री के लोगों को हम लोगों ने कवर नहीं किया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश का फिर पार्टीशन हुआ, तो वो मिनी पाकिस्तान बन गया। तो देखो कोई भी कंट्री का सिटीजन बस पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं चलेगा, जिसने इंडियन पासपोर्ट ले रखा हो, जिसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हो, या फिर उसकी स्पाउस इंडिया की हो, स्पाउस के पेरेंट्स या स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हो। अब आ जाते हैं दो टर्म्स PRI और PROI। देखो PRI का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जिसको हम नाम देते हैं अपना, जो हमारा खुद का अपना हो। PROI पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो कि होता है पराया, जो हमारा अपना नहीं है। तो PRI हो गया अपना और PROI हो गया पराया। अब ये अपना है कौन, अपने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, वो इंडिया में पिछले साल मोर देन 182 डेज रहा, जो इंडिया में पिछले साल मोर देन 182 डेज रहा, प्लस इस साल वो इंडिया में रहा हो और इंडिया से बाहर नहीं गया हो। किस पर्पस के लिए, 4 पर्पस है, बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर अनसर्टेन पीरियड। बिजनेस, वोकेशन या प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर वो इंडिया से बाहर जाता है तो वो पराया हो जाता है। भाई क्यों ऐसा, क्यों वो ऐसा, इसीलिए क्योंकि आपने सब कुछ यहाँ किया, आप रहे यहाँ, सब कुछ यहाँ हुआ, पर आपने क्या किया, बाहर जाके आप लोगों ने कमाया, बाहर की कंपनी के लिए आप लोगों ने काम किया, तो आप पराये हो गए। तो पहली कंडीशन, पिछले साल मोर देन 182 डेज रहे हो। इंडिया इनकम टैक्स एक्ट में बोला जाता है 182 डेज और मोर, लेकिन यहाँ फेमा ने क्या बोला है, मोर देन 182 डेज इंडिया में रहे हो पिछले साल, और इस साल आप बाहर किस पर्पस के लिए गए हो, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन के लिए पर्पस के लिए नहीं गए हो। अगर आप इन पर्पसेस के लिए बाहर जाते हो तो आप पराये हो जाते हो। पर्सन
अच्छा, कोई बाहर का बंदा भी अगर इंडिया में पिछले साल मोर देन 182 डेज रहा, और इस साल अगर वो इंडिया में इन पर्पसेस के लिए इंडिया में है, तो इंडिया के लिए गुड फेथ में काम कर रहा है, तो वो इंडिया का अपना होगा। अब ये 4 पर्पस कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो वापस समझ में आ गया होगा, पहली कंडीशन सबके लिए सेम है, मोर देन 182 डेज। और अगर आप इन पर्पसेस के लिए बाहर जाते हो तो पराये हो जाते हो, PROI हो जाते हो। और अगर इन पर्पसेस के लिए वापस अंदर आते हो, ठीक है, तो आप PRO आ जाते हैं। अच्छा, फेमा में रेजिडेंशियल स्टेटस कब कब चेंज हो सकता है? तो कितनी बार भी चेंज हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंज हो सकता है। क्लियर? एक बार आप लोग चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, अगर चाइना में जॉब कर रहे हो पराये हो गए, इंडिया में जॉब कर रहे हो अपने हो गए। बस याद रखना पिछले साल वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मोर देन 182 डेज। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। अब इंडिविजुअल के अलावा बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, फर्म, सोसाइटी, क्या वो इंडिया की होगी? तो कोई भी कंपनी, पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट इंडिया, अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो और इनकॉर्पोरेट हो तो आप अपने हो। ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया ओन्ड बाय द कंट्रोल बाय PRO है। अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया में ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी, जिसको मैं बोलती हूँ BOA, ब्रांच ऑफिस एजेंसी खोल के बैठा है, तो भी वो क्या है? अपना है। क्यों भाई? बंदा तो अपना नहीं है, बंदा अपना नहीं है, PRO है, लेकिन जमीन तो अपनी है ना, और जहां जमीन अपनी है तो जगह अपनी हो गई। ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन एंड कंट्रोल बाय PR। अगर हमारे बंदे ने बाहर जाके फेसबुक के बगल में ऑफिस खोली, मतलब बाहर जाके कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी खोली, BOA खोली, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी अपना हो जाएगा। क्यों भाई? वहां जमीन तो हमारी नहीं है, पर बंदा तो हमारा है ना, कहीं पे भी हमारा लिंक हो जाएगा, इसका मतलब वो हमारा अपना होगा। वापस सुन लो, एक इंडिविजुअल के लिए सबसे पहली कंडीशन है मोर देन 182 डेज प्लस इंडिया में वो रहा हो। दूसरी कंडीशन ये है कि इस साल वो इंडिया से बाहर नहीं गया। किन पर्पसेस के लिए? बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अनसर्टेन पीरियड। अगर बाहर का भी कोई बंदा पिछले साल इंडिया तो वो अपना रहेगा, मतलब इन पर्पसेस के लिए अगर बाहर नहीं जाएगा तो वो अपना होगा। अब आ जाओ, अगर कोई बाहर का बंदा होगा, वो भी अगर पिछले साल मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा हो, और इस साल वो इंडिया आया हो, किस पर्पस के लिए? बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, वोकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो अपना हो जाएगा। तो कुल मिला के इन पर्पसेस पे ध्यान देना। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए क्या है? जो ओन रजिस्टर्ड कहाँ हो? इंडिया में हो, जिसकी BOA ब्रांच ऑफिस एजेंसी अगर इंडिया में है, भले ही बंदा बाहर का हो, लेकिन जमीन हमारी है तो चीज़ हमारी हो। ब्रांच ऑफिस एजेंसी भले ही बाहर खोल रही हो, ठीक है, बाहर खोल रही है, जमीन हमारी नहीं है, लेकिन बंदा हमारा है, तो भी हमारे लिए PROI हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे कि पिछले साल इंडिया में वो था तो PRO आएगा, PRO आएगा, तो ये आप लोगों को मैंने क्लासेस में करा दिए थे। अब एक कुछ डिफरेंस होता है, जैसे इनकम टैक्स और फेमा में क्या डिफरेंस है? तो इनकम टैक्स में इनकम असेस करने के लिए हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, जबकि फेमा की एप्लीकेशंस के लिए हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। इनकम टैक्स में डेज क्या है? 182 डेज और मोर, जबकि फेमा में क्या है? मोर देन 182 डेज। सिटीजनशिप, इनकम टैक्स में सिटीजनशिप देखी जाती है, जबकि फेमा में सिटीजनशिप नहीं देखी जाती। इनकम टैक्स में बस पिछले साल के प्रोविजन देखे जाते हैं, लेकिन फेमा में पिछले साल प्लस इस साल दोनों के देखे जाते हैं। इनकम टैक्स में एक बार अगर आप लोग रेजिडेंशियल हो गए तो पूरे साल आप रेजिडेंशियल ही चलोगे, लेकिन फेमा में ऐसा नहीं है। एक बार आप रेजिडेंशियल हो गए, 10 दिन बाद आप बिजनेस करने चले गए बाहर, तो आप पराये हो गए। मतलब फेमा में हर मिनट में भी प्रोविजन चेंज होते हैं, हर मिनट आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है, और उसके बाद PRI, PROI और PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे 2 अकाउंट जो इम्पोर्टेंट भी है, 2 अकाउंट में काम होता है, कैट और कट। कैट बोले तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और कट बोले तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो सारे लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन हम यहाँ देखते हैं। कट क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले कैट क्या होता है?
कैट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो हमारी असेट और लायबिलिटी को अल्टर्ड करता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो असेट एंड लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पीआरओ है, असेट एंड लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ पीआरओ है। तो एस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमारी असेट और लायबिलिटी को अल्टर्ड करते हैं, और चाहे बाहर के बंदे को और चाहे हमारे बंदे में, हमारी लायबिलिटी होगी तो उसकी असेट होगी, हमारी असेट है तो उसकी लायबिलिटी होगी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन असेट और लायबिलिटी को अल्टर्ड करता है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। परमिसिबल भी दो है, हमारे दो बंदों के लिए परमिसिबल होता है, पीआरआई और पीआरओ। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दो बंदों के लिए होता है, पीआरआई पर्सन ऑफ इंडियन और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और पीआरओ है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ पराये के लिए होता है, पीआरओआई के लिए होता है, अपनों के लिए नहीं होता है। अब होता क्या है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? अ पर्सन शैल नॉट अंडरटेक अलाउड टू अंडरटेक सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज ऑथोराइज पर्सन से फॉर कैट एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन द एक्ट और रूल। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप लोग पैसे वही चीजों के लिए निकाल सकते हो जो आपके लिए अलाउ है, जो अलाउड नहीं है वो नहीं निकाल सकते। कैट में दो है, परमिसिबल और प्रोहिबिटेड। परमिसिबल भी दो है, पीआरआई और पीआरओआई, और प्रोहिबिटेड तो पीआरओआई के लिए। कैट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? एनी पर्सन में सेल ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम ऑथोराइज पर्सन फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। The RBI may, in consult with central government, specify any class or classes of capital account transaction which are permissible. Permissible क्या होंगे? The limit for which foreign exchange shall be admissible for such. और अगर permissible है तो कितनी लिमिट तक permissible है? However, that the RBI shall not impose any restriction on the drawal of foreign exchange for payment due to account of amortization of loan, depreciation of direct investment in the ordinary course of business. भाई डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया या फिर लोन को पार्ट्स में बांटना, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं आता, क्योंकि आपका काम ही ये है। मान लो कोई बिजनेस कर रहा है तो डेप्रिसिएशन तो लगाएगा, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं आता। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1। Permissible capital account transaction may be classified as follow. Transaction by the person resident या permissible भी मैंने क्या बोला था, दो जनों से होते हैं। Schedule 1 PRI के लिए, Schedule 2 PROI के लिए। Any person may sell or draw on foreign exchange to and from authorized person for the permissible capital account transaction, provided the transaction are within the limit। लिमिट तक काम करना, जितने permissible में भी देखो लिमिट्स है और specified in the regulation। अ पर्सन शेल नॉट अंडरटेक, और आप लोग एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते और ऐसे कोई काम नहीं कर सकते जो फेमा में अलाउ नहीं है। अब आ जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बाय पर्सन रेजिडेंट इंडिया। अब परमिसिबल में भी किस किस के लिए क्या क्या अलाउ है? तो सबसे पहले आप बाहर के शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, बाहर की किसी भी सिक्योरिटी में लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉरेन सिक्योरिटी। बाहर के बंदों से लोन ले सकते हो, अगर लोन लोगे तो देखो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। बाहर के बंदे से को प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करा सकते हो, गारंटी दे सकते हो बाहर के बंदे के फेवर में लोन के लिए, जैसे आप श्योरिटी बन सकते हो बाहर के बंदे के लिए। तो देखो वो नहीं पे करेगा तो आपके लिए होगा, तो आपके लिए होगा, तो आपके लिए एक तरीके से कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी और करेंसी नोट, ये काम कर सकते हो। बाहर के बंदे से लोन ले सकते हो, बाहर के बंदे को लोन दे सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, आप इंडिया या बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो जिसमें आपको डॉलर्स में डील करने को मिले। बाहर की किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। और रेमिटेंस आउटसाइड, अपनी कैपिटल एसेट को बाहर भेज सकते हो। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव खरीद सकते हो, बेच सकते हो। दैट इज द ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 क्या था? परमिसिबल, और परमिसिबल भी किसके लिए? PRI के लिए। LPG, एल का मतलब होता है LPG डॉक्टर ICAI, LPG डॉक्टर ICAI। एल का मतलब होता है लोन। अब लोन में अपन ने क्या पढ़ा था? बाहर के किसी बंदे को लोन दे भी सकते हो और बाहर के किसी बंदे से लोन ले भी सकते हो। जब लोन देते हो तो आपकी असेट बनती है, लोन लेते हो तो लायबिलिटी बनती है।
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर खरीद सकते हो। गारंटी, बाहर के बंदे के बिहाफ पे गारंटी दे सकते हो। एलपीजी, डॉक्टर, डॉक्टर। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव में पैसा लगा सकते हो। रेमिटेंस, ठीक है, कैपिटल एसेट को बेच के पैसा बाहर भेज सकते हो। आईसीआई, इन्वेस्ट कर सकते हो सिक्योरिटी में। सी, करेंसी में डीलिंग कर सकते हो। ए, एसेट एक्वायर कर सकते हो। और आई, इंश्योरेंस ले सकते हो। तो एलपीजी, डॉक्टर, आईसीएआई। प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो स्केड्यूल 1 मैंने आपको जो पढ़ाया था, स्केड्यूल 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया? परमिटेड बाय पीआरआई। पीआरआई के लिए क्या क्या परमिटेड है। अब स्केड्यूल 2 जो है वो परमिशन ही है, और वो किसके लिए है? पीआरओआई के लिए। तो पीआरओआई के लिए क्या क्या परमिटेड है? तो पीआरओआई के लिए जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे हम लोग बाहर की सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, तो वो बाहर की सिक्योरिटी, वो इंडिया की सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। हम लोग बाहर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, तो वो लोग इंडिया में प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। हम लोग बाहर डेरिवेटिव में पैसा लगा सकते हैं, तो वो इंडिया में पैसा लगा सकते हैं। तो स्केड्यूल 2 आप लोग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्केड्यूल 1 है। पर स्केड्यूल 1 में यहाँ का बंदा बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, स्केड्यूल 2 में बाहर का बंदा यहाँ इन्वेस्ट करेगा। अब आ जाते हैं लास्ट स्केड्यूल 3, दैट इज प्रोहिबिटेड। और प्रोहिबिटेड मैंने क्या बोला? सिर्फ किसके लिए होगा? सिर्फ पीआरओआई के लिए। तो अपने के लिए कभी प्रोहिबिशन नहीं होता, पर आय के लिए होता है भाई। नो पर्सन शैल अंडरटेक और सेल ड्रॉन फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम ऑथोराइज पर्सन ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। हाउएवर सब्जेक्ट टू फेमा प्रोविजन, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल मैक्स टू मैक्स, चाहे वो पीआरआई है चाहे वो पीआरओ है, मैक्स टू मैक्स कितना निकाल सकता है? वो $2.5 लाख तक ही पर एनम निकाल सकता है। अब कौन कौन सी चीजें रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए परमिटेड नहीं है? वो इंडिया में आके चिट फंड में पैसा नहीं लगा सकता, निधि कंपनी में नहीं लगा सकता, एग्रीकल्चर प्लांटेशन में नहीं लगा सकता, रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं लगा सकता, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में नहीं लगा सकता, और टीडीआर में डील नहीं कर सकता, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में नहीं डील कर सकता। ये किसके लिए प्रोहिबिटेड है? ये सिर्फ बाहर के बंदों के लिए प्रोहिबिटेड। वापस देखो, चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी, रियल एस्टेट बिजनेस जैसे कि बिल्डिंग वगैरह का काम नहीं कर सकता, और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पे काम नहीं कर सकता। अच्छा, और बाकी सबके लिए एक लिमिट है, परमिटेड भी जो है उसमें भी एक लिमिट है $2.5 लाख तक। अब 2 ट्रांजैक्शन थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल में 2 थे, परमिटेड और प्रोहिबिटेड। परमिटेड फिर 2 है, परमिटेड स्केड्यूल 1 पीआरआई के लिए, और परमिटेड स्केड्यूल 2 पीआरओआई के लिए। प्रोहिबिट कट में अब आ जाते हैं हम लोग प्रोहिबिटेड पीआरओआई के लिए था। अब कट पे आ जाती हूँ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो देखो, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। डे टू डे डीलिंग से करता है। अब इसमें भी कुछ प्रोहिबिशन है, कुछ परमिटेड है विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, और कुछ परमिटेड विद आरबीआई अप्रूवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लेना। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, मतलब ये हमारी असेट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। पेमेंट, फॉरेन ट्रेड में डीलिंग करना, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज में डील करना, शॉर्ट टर्म बैंक में क्रेडिट फैसिलिटी में डील करना, पेमेंट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना, रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस देना, जैसे कि आपके पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन अगर कोई बाहर रह रहा है तो उनको खर्चा बेचना, फॉरेन ट्रैवल करना, एजुकेशन, मेडिकल केयर, यहाँ तक के लिए आपको परमिटेड है। ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो असेट अफेक्ट करिए ना लायबिलिटी अफेक्ट करिए। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, a person may sell or draw foreign exchange to and from authorized person if such sell or draw is a current account transaction। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कंप्लाई करना पड़ेगा हमें फेम रूल्स होते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। इसमें हमने बोला गया है 3 ट्रांजैक्शन। पहले वो ट्रांजैक्शन जो हम कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है। दूसरा ट्रांजैक्शन जो कि परमिटेड तो है पर आपको सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, दैट इज रूल 4। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि परमिटेड तो है पर आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रूल 5। तो 3, 4, 5 तो रूल है और 1, 2, 3 स्केड्यूल है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन स्केड्यूल 1 में प्रोहिबिशन है, स्केड्यूल 2 में सीजी की अप्रूवल, और स्केड्यूल 3 में आरबीआई की अप्रूवल, और 3, 4, 5 ये रूल चलेगी। तो प्रोहिबिटेड, परमिटेड और परमिटेड। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, बाहर का बंदा इंडिया से लॉटरी में पैसा कमा के बाहर नहीं लेके जा सकता, मतलब रेमिटेंस, लॉटरी का पैसा बाहर नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और अदर हॉबी का पैसा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मनी है। आप लोग करोड़ों रुपए कमा के ऐसे तो इंडिया के बाहर लेके जाओगे और फिर इंडिया बहुत लॉस में चला जाएगा और इंडियन करेंसी डूब जाएगी।
रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी, बैंड मैगजीन, स्वीप स्टिक, इनमें आप काम नहीं करोगे। फिर मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया था कि अगर आप लोग कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो अपनी ही किसी सब्सिडरी को या अपनी किसी होल्डिंग को, तो वैसे भी आपको इंडिया में पैसा तो आएगा नहीं, इंडिया में कुछ पैसा नहीं आएगा, तो जो कमीशन पे करोगे ना वो भी रुपये में पे करोगे, डॉलर में पे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करने पे आपका जब पैसा ही नहीं आ रहा तो हम लोग डॉलर में क्यों कमीशन पे करें। तो अगर कोई भी इंडियन कंपनी जिसकी सब्सिडरी या होल्डिंग बाहर है, ठीक है, तो अगर आप उनको एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो तो आपके पास रियल में पैसा नहीं आएगा, तो इंडियन गवर्नमेंट उस एक्सपोर्ट पे कमीशन भी रुपये में देने के लिए बोलती है, डॉलर में नहीं देने के लिए बोलती, क्योंकि हमें डॉलर मिला ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, मतलब जहाँ पे आपकी सब्सिडरी या होल्डिंग इंडिया में है, होल्डिंग नहीं, सब्सिडरी, आपकी सब्सिडरी इंडिया में, बाहर की किसी कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में, तो इंडिया में वो जितना भी कमा रही है वो डिविडेंड के फॉर्म में बाहर नहीं भेज सकती। क्यों नहीं भेज सकती? ऐसे तो डिविडेंड के फॉर्म पे वो हर साल बहुत सारा पैसा ले जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। अगर हम किसी ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमें पैसा जो दे रही है वो रुपये में दे रही है, तो हम लोग उस पर बनने वाली कमीशन भी रुपये में देंगे, हम लोग डॉलर में नहीं देंगे। लेकिन डॉलर में दे सकते हो कब? 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक दे सकते हो टी एंड टबैको के केस में। नेक्स्ट होता है 7, कॉल बैक सर्विस। कॉल बैक सर्विसेज पहले अवेलेबल होती थी, जहाँ पे अगर आप बाहर के बंदों से बात करते थे तो आप इन कॉल बैक वालों को मिस कॉल दे देते थे और ये फिर कॉल रिवर्ट कर देते थे, तो इसको बोलते थे कॉल बैक सर्विसेज। ये आपको अवेलेबल थी पहले, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ चार्जेस देने पड़ते थे, तो वो चार्जेस आप लोग अब रुपये में ही दोगे। कॉल वैसे तो अभी सर्विस चलती भी नहीं है क्योंकि आजकल आप व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह कर लेते हो, लेकिन अगर पहले चलती हो तो आप लोग फिर ऐसे में सिर्फ चार्जेस क्या दोगे, मतलब आप लोग चार्जेस जो दोगे वो रुपये में देते थे, डॉलर में नहीं देते थे। अगर आपने इंडिया में कोई अकाउंट खुलवा रखा है बाहर के बंदे ने, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट इंडियन रुपये में ही मिलेगा, डॉलर में नहीं मिलेगा। वैसे ये लोग इंटरेस्ट देते नहीं है बाहर के लोगों का अगर अकाउंट खुलता है तो ये सारे जो थे प्रोहिबिटेड थे। अब आ जाते हैं प्रोहिबिटेड के बाद परमिटेड। परमिटेड दो है, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। दोनों के केस में एक बात कॉमन बोली गई है कि कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप आरएफसी अकाउंट से सारा पेमेंट करते हो तो ना तो आपको सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ना आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं रूल 4। ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय एनी पर्सन फॉर द फॉलोइंग पर्पस इज प्रोहिबिटेड। सबसे पहला, आप बाहर के, आप लोग कहीं पे भी घूम के आओ, लेकिन शेड्यूल 1 तो मैंने आपको पढ़ा दिया प्रोहिबिशन में शेड्यूल 1 तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ट्रैवल टू नेपाल एंड भूटान, अगर आप नेपाल और भूटान जाते हो तो आप लोग रुपये लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे रुपये चलता है तो डॉलर नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन विद द पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान, नेपाल और भूटान के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन भी अगर आप करते हो तो वो भी रुपये में करो, क्योंकि वहाँ पे रुपये चलता है। और शेड्यूल 1 तो मैं आपको पढ़ा चुकी। तो देखो, ट्रैवल टू नेपाल एंड भूटान प्रोहिबिटेड है, ट्रांजैक्शन विद पर्सन नेपाल एंड भूटान करो लेकिन रुपये में, और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 मैंने आपको पढ़ा दिया लॉटरी वाला। द रेमिटेंस फैसिलिटी अंडर एलआरएस इज नॉट अवेलेबल। मैं एलआरएस अभी आपको साथ साथ में कराऊंगी। पहले आप देख लेते हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीजी की अप्रूवल कब चाहिए होगी। तो सीजी की अप्रूवल के लिए हमें कौन सा रूल लगता है, हमारे ऊपर लगता है रूल 4 शेड्यूल सेकेंड, रूल 4 शेड्यूल सेकेंड। हाउएवर द रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन कब नहीं लगेगी, जब आप आरएफसी अकाउंट से पेमेंट करते हो। अब देखो, सीजी के अप्रूवल के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। जहाँ पे आपको कल्चर, सोशल ये चीज़ें दिख जाए वहाँ पे आपको सीजी की अप्रूवल चाहिए होती है। तो इसके लिए मैं एक निमोनिक लाई हूँ, दैट इज कैम सॉफ्ट। कैम CAM और सॉफ्ट SOFT। तो CAM, C पहला C है 2 C, कल्चरल टू, C कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, M मल्टीमोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, सॉफ्ट, अच्छा एम भी तो है, मेंबरशिप PNI क्लब, S स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी अब्रॉड, O ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, I फॉर फ्रेट ऑफ वेसल, और T क्या है,
एस, ये बेटा एफ होगा, है ना, एफ होगा। तो फ्रेट ऑफ वेजर, और टी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टीवी चैनल। बाहर के टीवी के चैनल अगर इंडिया में चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको सीजी की अप्रूवल चाहिए। तो कैंप्स ऑफ याद रखना, जहाँ पे कल्चर, सोशल, सोसाइटियल, टीवी, मीडिया वगैरह ये बात आ जाती है, तो वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। दैट इज रूल 4। अच्छा, रूल 4 में ये एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप आरएफसी अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हो तो कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। रूल 3 खत्म हुआ, प्रोहिबिटेड। रूल 4, परमिशन विद द प्रायर अप्रूवल सीजी। अब आ जाते हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। नो पर्सन शैल ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द ट्रांजैक्शन schedule 3 without prior approval of RBI. However, this rule shall not apply when the payment is made in RFC account. रूल 5 में जो आप लोग पढ़ने वाले हो उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन आरबीआई की अप्रूवल कब नहीं लेनी पड़ेगी, अगर आप आरएफसी अकाउंट से काम करते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रूल 5 पे। रूल 4 तक तो मैंने आपको करा दिया। रूल 5 बोलता है कि आपको आरबीआई की प्रायर अप्रूवल कब लेनी पड़ेगी, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो मोर देन 250 lakhs डॉलर, ठीक है। तो यूएस डॉलर 250 lakhs से अगर ज़्यादा करते हो तभी आपको लेनी पड़ेगी, वरना नहीं ले। फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर फॉलोइंग पर्पज विद इन द लिमिट 250 लाख डॉलर्स तक करना होगा। अगर कुछ एडिशनल रेमिटेंस करते हो तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई की। जैसे प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, किसी कंट्री में विजिट करना, लेकिन नेपाल एंड भूटान को छोड़ के, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे आप लोग रुपी लेके जाओगे। गिफ्ट और डोनेशन देना, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर आप लोग शिफ्ट हो गए। अच्छा, ये पॉइंट्स है ना, इन डेप्थ थोड़ा सा आएंगे एलआरएस में, तो हम लोग उसको वहीं कवर करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं नेम बता रही हूँ। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रैवलिंग टू बिजनेस चेक, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, अगर आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, या एनी अदर करंट ट्रांजेक्शन। मैं वापस बोल रही हूँ, मैं इन डेप्थ इनको वापस एलआरएस में बताना है, क्योंकि एलआरएस की ये लिमिट्स है $250,000। तो फिर यहाँ पे मैं आप लोग को वहाँ पे ये कवर्ड करा दूंगी। हाउएवर द पर्पस मेंशन इन क्लॉज, ये इनमें कुछ क्लॉजेस है जिसमें एक्सेस लिमिट चलती है $250,000 से, वो मैं आपको एलआरएस में बता दूँगी। इफ अ इंडिविजुअल रेमिट अंडर द सेड एलआरएस, एलआरएस में अगर आप लोग $250,000 तक लेके जाते हो, फॉर द पर्पस हु इज रेजिडेंट और नॉट परमानेंट रेजिडेंट, ये जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि कैट क्या होता है, कैट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर कैट में दो थे, परमिटेड प्रोहिबिटेड। परमिटेड भी दो थे, पीआरआई और पीआरओआई, और प्रोहिबिटेड पीआरओआई के लिए था। फिर कर्ट पढ़ा हमने, कर्ट में 3 थे, रूल 3, रूल 4, रूल 5। रूल 3 प्रोहिबिटेड, रूल 4 अप्रूवल ऑफ सीजी, और रूल 5 अप्रूवल ऑफ आरबीआई। रूल 3 जो है प्रोहिबिटेड के लिए शेड्यूल कौन सा लगता है, शेड्यूल 1 लगता है। रूल 4 के लिए शेड्यूल 2, और रूल 5 के लिए शेड्यूल रूल 5 के लिए शेड्यूल 3, ठीक है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है आरएफसी अकाउंट से अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको सीजी और आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत भी नहीं। अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हो वाइल आउटसाइड इंडिया, nothing contained in Rule 5 shall apply to the use of international card for making payment toward meeting expense while expensive by such person is a visit outside India। तो रूल 5 को अप्लाई नहीं किया जाएगा, मतलब वही आरबीआई वाली चीज़ को नहीं माना जाएगा। अगर आप लोग इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हो तो आपको पूरा मिलेगा। फिर हमने इंडिविजुअल के लिए कौन सा स्केड्यूल पढ़ा, इंडिविजुअल के लिए हमने पढ़ी थी लिमिट 2,50,000 की आरबीआई के लिए, ठीक है। और अदर देन इंडिविजुअल हमें पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा रुको, एलआरएस लो आई गया, ठीक है। तो एलआरएस है क्या, देखो जो कैट था मैंने आपको पढ़ाया, कैप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कर्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो ही एक एलआरएस है। एलआरएस की स्कीम बनी हुई है जिसमें अलग अलग लिमिट्स दी हुई है, जिसमें आप लोग $250,000 और उससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हो। अगर आपको आरबीआई, देखो इंडिविजुअल के लिए लिमिट है $250,000, लेकिन कहीं केसेस में इंडिविजुअल के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। लेकिन अदर देन इंडिविजुअल, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, एलएलपी हो गई, इनके लिए अलग अलग लिमिट है। तो देखो, अच्छा ये जो 2,50,000 है वो सबको मिलती है इंक्लूडिंग माइन। तो एलआरएस एक फैसिलिटी है जो इंडिविजुअल को बोलती है कि आप इंडिया के बाहर पैसा लेके जा सकते हो फॉर करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों को मिला के, ठीक है। एलआरएस परमिटेड द ऑथोराइज डीलर टू फ्रीली रेमिटेंस बाय रेजिडेंशियल इंडिया, कितने लेके जा सकते हो, $2,50,000।
ठीक है, कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, और ये लिमिट आपको इंडिविजुअल के साथ मतलब माइनर को भी मिलती है। LRS की लिमिट इंडिविजुअल रेमिट फंड अब्रॉड, परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, परमिटेड करंट अकाउंट, ऑथोराइज डीलर से आप लोग पूछ लेना मैक्स टू मैक्स कितना लेके जा सकते हो, $250,000 इंक्लूडिंग माइनर। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कोई भी इंडिविजुअल परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए लेके जा सकता है, जैसे कि सबसे पहला, अच्छा नहीं ये नहीं है, एक सेकंड को, परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। वैसे ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट याद है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, डॉक्टर LPG ICAI, बस वही आप लोग कर लेना। अब परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक, जैसे कि प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल और भूटान तो प्रोहिबिटेड में आ ही गया था, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या लेके जा सकते हैं, डॉलर। तो एनी इंडिविजुअल रेजिडेंशियल ऑब्टेन फॉरेन करेंसी अप टू एग्रीगेट अमाउंट कितना, $2.5 लाख तक, फ्रॉम ऑथोराइज डीलर टू एनी फॉरेन फाइनेंशियल ईयर विजिट टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान। प्राइवेट विजिट का मतलब होता है ऑल टूर एक्सपेंसेस सारे रिलेटेड, होटल के खर्चा सब कुछ मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टिकट्स विकेट सब कुछ। गिफ्ट और डोनेशन आप बाहर के बंदे को दे सकते हो, मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हो, $2.5 लाख तक दे सकते हो। गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब के लिए बाहर जाते हो तो आप लोग कितना लेके जा सकते हो, एक इंडिविजुअल पर्सन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट कैन कितना लेके जा सकता है, $2.5 लाख लेके जा सकता है पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अथॉराइज डीलर से इन इंडिया। इमिग्रेशन का मतलब होता है आप बाहर शिफ्ट होना। अब इसमें $2.5 लाख से ज़्यादा लिमिट है। देखो, एक पर्सन वांटिंग टू इमिग्रेट कैन ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथोराइज डीलर अप टू द प्रिस्क्राइब अमाउंट बाय द फॉरेन कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, कितना, 2.5 लाख तक, मतलब वहाँ की कंट्री आपको कितना अलाउ करती है, या हम लोग तो 2.5 लाख अलाउ करते हैं, वहाँ की कंट्री कितना अलाउ करती है, विच एवर इज लेस चलेगा। रेमिटेंस ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया इन एक्सेस ऑफ लिमिट, लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा लेके जाना चाहते हो तो भी लेके जा सकते हो बिना RBI की परमिशन। पर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप लोग किस खर्चे के लिए लोगे, मीटिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, वो आप अपनी लाइवलीहुड के लिए लोगे, एक्स्ट्रा जो भी होगे। मान लो मैं $3 लाख लेके जाती हूँ तो 2.5 लाख तक तो मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा $50,000 है वो मैं सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए लूंगी, कहीं भी किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट अर्निंग का काम नहीं करूंगी उसमें, क्योंकि मैंने RBI से परमिशन नहीं लिया। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आप अपने अब्रॉड रिलेटिव्स को खर्चा भेज सकते हो 2.5 लाख पर एनम तक। बिजनेस ट्रिप के लिए आप लोग बाहर जा सकते हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेने के लिए, सेमिनार, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, तो इस बिजनेस ट्रिप के लिए आप लोग मैक्स टू मैक्स कितना लेके जा सकते हो, $2.5 लाख तक पर पर्सन पर इंडिविजुअल। लेकिन अगर यही खर्चा सारा कंपनी कर रही है तो कंपनी पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम लोग लिमिट्स किस पे पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल। तो इफ एम्प्लॉय इज डेप्यूटेटेड बाय द एंटिटी फॉर बिजनेस ट्रिप, आपको कंपनी ने बाहर भेजा है, एंड एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द एम्प्लॉय, सारा खर्चा कंपनी कर रही है, सच एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड रेजिडेंशियल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड LRS, इसमें 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, एंड मे बी परमिटेड बाय द ऑथराइज्ड डीलर विदाउट एनी लिमिट सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन द बोनाफाइड ऑफ द ट्रांस। बस आपका ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा कि आप लोग जो पैसा लेके जा रहे हो वो बोनाफाइड वे में लेके जा रहे हो या नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अगर आप बाहर किसी इलाज के लिए जाते हो तो आप लोग $2.5 लाख तक लेके जा सकते हो। अब पेशेंट अकेला तो नहीं जाएगा, तो उसके साथ कोई ना कोई अटेंडी जाएगा, तो अटेंडी भी कितना लेके जा सकता है, $2.5 लाख। तो $2.5 लाख अटेंडी और $2.5 लाख पेशेंट। लेकिन अगर आपको 2.5 लाख से ज्यादा लेके जाना है तो भी आप लेके जा सकते हो बिना RBI की परमिशन से। कैसे, आपको अपने बैंक से, ऑथोराइज बैंक से मतलब सॉरी, आपको अपने डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा ये कि आपका जो खर्चा है वो $2.5 लाख से ज्यादा का है, आपको ये लिखवाना पड़ेगा अपने डॉक्टर से। अब ये डॉक्टर कौन सा हो सकता है, ये डॉक्टर बाहर का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ही है, किसी भी डॉक्टर से सर्टिफाई करा दो, इससे ये लिखवा दो कि आपका जो खर्चा है वो $2.5 लाख से ज्यादा है, तो आप लेके जा सकते हो बिना RBI की परमिशन। एनी इंडिविजुअल residential can draw the foreign exchange up to $250,000 equivalent per financial year for medical treatment abroad without insisting of any estimate from hospital or doctor, बिना किसी के लिखवाए भी आप 2.5 लाख तक तो लेके जा सकते हैं। AD में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड ऑन द फ्रॉम डॉक्टर के कहने पे अगर आपको 2.5 लाख से डॉलर चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो भी मिल जाएगा बिना RBI के परमिशन लिए। नोट, एक अमाउंट ऑफ 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर पर्सन के साथ एक अटेंडी जाएगा, उसको भी मिलेगा। तो 2 केसेस मैंने आपको बता दिए जिसमें बिना RBI की परमिशन के आप लोग $2.5 लाख से भी ज्यादा लेके जा सकते हो। जैसे कि पहला क्या बताया मैंने आपको, पहला मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा पहला आपको मैंने बताया इमिग्रेशन वाला, और दूसरा मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट के लिए।
तीसरा आता है फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट फॉर परस्यूइंग देयर स्टडी अब्रॉड। अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आप लोग $2.5 लाख तक तो बिना किसी परमिशन के लेके जाओगे, लेकिन $2.5 लाख से ज़्यादा भी लेके जा सकते हो अगर आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव कर दे कि हाँ आपका खर्चा $2.5 लाख से ज़्यादा का है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये चीज़ अप्रूव कर दे कि आपका खर्चा $2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप $2.5 लाख से ज़्यादा का भी लेके जा सकते हो, लेकिन याद रखना है वो यूनिवर्सिटी बाहर की होनी चाहिए, क्योंकि अप्रूव तो वही करेगी ना। देखो डॉक्टर कोई भी चलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी वही होगी जो बाहर की होगी। वो इसीलिए क्यों, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की फीस अपनी अलग होती। तो एडी में अलाउ एडी बैंक में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू 2,50,000 और इक्विवेलेंट फॉर रेजिडेंशियल स्टडी अब्रॉड। एडी में अलाउ विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल फॉर आरबीआई एक्सीडिंग 2,50,000 बेस्ड ऑन एस्टिमेशन रिसीव फ्रॉम यूनिवर्सिटी अब्रॉड। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो देखो अगर आप लोग बाहर जा रहे हो पैसा लेके तो टू डेजिग्नेट अ ब्रांच सबसे पहले आपको एडी कैटेगरी बैंक के पास जाना पड़ता है और एक फॉर्म फिल करना पड़ता है A2 फॉर्म। उसमें आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। और अगर आप लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके लिए पैन की कार्ड की ज़रूरत है। पैन नंबर की ज़रूरत करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कब तक नहीं है, अगर आप 25,000 तक की डॉलर की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में सिंगल डॉलर भी ले रहे हो तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड की ज़रूरत करंट अकाउंट में कब पड़ती है, $25,000 के बाद। और कैपिटल में कब पड़ती है, कैपिटल में आपकी पड़ती है कैपिटल में आपकी सिंगल में भी चलती है। इन्वेस्टर को इन्वेस्टर हु हैज रेमिटेड फंड जो लेके जाएगा एलआरएस में कैन रिटेन, वहाँ से अगर उस इन्वेस्टमेंट करने से अगर उसको वहाँ से कुछ इनकम मिलती है तो वो भी वो आगे इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इंडिविजुअल खत्म होता है। इंडिविजुअल में हम लोगों ने देखा कि कहाँ सबके लिमिट्स क्या है $2.5 लाख, लेकिन कहाँ कहाँ लिमिट बढ़ गई वो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं अदर देन इंडिविजुअल। तो अदर देन इंडिविजुअल की क्या लिमिट है, तो रेमिटेंस फैसिलिटी टू पर्सन अदर देन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स एंड अदर। सबसे पहला गिफ्ट और डोनेशन। एक कंपनी गिफ्ट या डोनेशन दे सकती है मैक्स टू मैक्स कितना, $50 लाख। और इसमें देखो अदर देन इंडिविजुअल 2.5 लाख नहीं है। और 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्न ड्यूरिंग द लास्ट प्रीवियस ईयर। तो जितने भी 3 साल में फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने अर्न किए हैं उसका 1% निकाल दो और $50 लाख विच एवर इज लेस आप लोग बाहर डोनेशन कर सकते हो कोई भी कंपनी। तो देख लो पहला लिमिट क्या है, पहला लिमिट है 1% ऑफ अर्निंग और $50 लाख। अब ये किस लिए होगा, बाहर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चेयर बुक कराने के लिए, फंड देने के लिए, या फिर आप वहाँ के चेयरमैन वगैरह बनना चाहते हो तो वो डोनेशन आप लोग कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा $50 लाख और 1% ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अगर आप लोग करते हो तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपको जब कंपनी पैसा निकलवाने जाएगी तो कंपनी क्या बताएगी, देखो 3 साल की आपको अर्निंग बतानी पड़ेगी। तो एन एप्लीकेशन फॉर रेमिटेंस फॉर पर्पसेस अदर देन दो स्पेसिफाइड अबव मे बी फॉरवर्ड टू आरबीआई टुगेदर विद। कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, पिछले 3 साल की अर्निंग की डिटेल्स देनी पड़ेगी, कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड बताना पड़ेगा और पर्पस क्या है डोनेशन का वो बताना पड़ेगा कि आप डोनेशन क्यों करना चाहते हो। कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। अगर आप बाहर के एजेंट से कोई प्लॉट्स वगैरह बिकवाते हो तो देखो प्लॉट का काम है, तो डोनेशन में तो हम विच एवर इज लोअर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग कंजूस होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ट रेमिटेंस विच एवर इज मोर। अगर वहाँ से हमारे पास कुछ इनकम आती है तो उसका 5% और $25,000 विच एवर इज मोर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात है तो लेस नहीं चलेगा, मोर चलेगा। नेक्स्ट कंसल्टेंसी। अगर आप लोग बाहर की किसी कंपनी से कंसल्टेंसी लेते हो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लेते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हो तो $10 मिलियन तक लेके जा सकते हो, लेकिन अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो $1 मिलियन तक ही लेके जाओगे। वापस सुन लो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हो तो $10 मिलियन तक और अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हो तो $1 मिलियन तक। कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट। देखो मैंने क्या बताया, अगर आप लोग बाहर के बंदे से प्लॉट वगैरह बिकवाते हो तो वहाँ पे दिल मांगे मोर क्योंकि प्रॉपर्टी की बात है। तो $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ट रेमिटेंस। फिर हमने देखा अगर सर्विसेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ पे $10 मिलियन है, ये 2 0 और आएंगे
और यहाँ पे एक अदर कंसल्टेंसी है तो $1 मिलियन, मतलब 10 लाख और $1 करोड़ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। फिर आ जाता है अगर कोई भी कंपनी बाहर अपना ऑफिस खोलती है, अगर कोई भी कंपनी बाहर अपना ऑफिस खोलती है तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करती है, कुछ खर्चे करती है। तो वो खर्चे कितने कर सकती है? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया, जितना भी आपने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है उसका 5%, और $1 लाख। देखो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, तो विच एवर इज हायर। तो डोनेशन में लोअर है और इन दोनों में हायर ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, अगर हम लोग बाहर ऑफिसेस वगैरह खोलते हैं तो उसमें जो खर्चा होता है दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। तो कितना कर सकते हैं? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया, जितना भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है उसका 5%, और $1 लाख विच एवर इज हायर। अगर पेमेंट ऑफ फी ऑफ फॉरेन करेंसी एम्बेसीज अफिलिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो अगर एडी में सेल फॉरेन एक्सचेंज टूवर्ड पेमेंट ऑफ फी टू स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फॉरेन एम्बेसीज भी बाहर, हम इंडिया में बाहर एम्बेसीज वगैरह के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। तो देखो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की समरी 5% और $1 लाख, वही दिल मांगे मोर, ठीक है। फैसिलिटीज क्या बताई? इंडिविजुअल के लिए $2.5 लाख और अदर देन इंडिविजुअल के लिए क्या थी? अलग अलग थी। अब देखो इंडिविजुअल में एक बात आई थी कि आप अपने क्लोज रिलेटिव को क्या रखते हो? क्लोज रिलेटिव को मेंटेन करते हो बाहर। तो क्लोज रिलेटिव क्या होते हैं वो पता करना है। तो फेमा में देखो दो तरीके की डेफिनेशन आती है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है क्लोज रिलेटिव। रिलेटिव वो होता है जिससे हमारा खून का रिश्ता होता है, और क्लोज रिलेटिव क्या होता है? खून का रिश्ता थोड़ा सा और अलग होता है, ठीक है। सॉरी, क्लोज रिलेटिव होता है जिससे हमारा खून का रिश्ता होता है, और रिलेटिव में क्या होता है? थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं। तो देखो क्लोज सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव होते क्या है? तो जिससे हमारा खून का रिश्ता है। अब खून का रिश्ता हमारा किससे होता है? हमारे अगर एक बंदा है, ये पर्सन है, तो पर्सन की मम्मी पापा, मतलब मदर फादर पेरेंट्स, ठीक है। फिर मम्मी पापा है तो भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। ब्रदर सिस्टर के बाद वाइफ आती है, वाइफ आती है तो वो भी ब्लड रिलेशन में आ जाती है, तो स्पाउस, फिर स्पाउस के साथ दो बच्चे, मतलब सन और डॉटर। ये सारे के सारे रिलेटिव में आते हैं। वापस बता देती हूँ, एक पर्सन के रिलेटिव कौन होंगे? उसके मम्मी पापा, मदर फादर, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, उसके वाइफ और उसके बच्चे, चिल्ड्रन, मतलब कौन हुआ? ये सन और डॉटर, ठीक है। ये हो गए 7 जने क्लोज रिलेटिव। अब रिलेटिव में क्या होता है? तो 2 जनों को और ऐड कर लो। सन है तो सन की वाइफ, मतलब बहू, बहू क्लोज रिलेटिव नहीं होती, रिलेटिव होती है, ठीक है। और डॉटर है तो डॉटर का हस्बैंड, वो क्लोज रिलेटिव नहीं होता, रिलेटिव होता है। ये समरी बनी हुई है वही कंसल्टेंसी वगैरह के लिए। नेक्स्ट आता है रेमिटेंस टूवर्ड पेमेंट ऑफ कलेक्टेड सब्सक्रिप्शन टू ओवरसीज टीवी मीडिया चैनल। अगर बाहर की कंपनी इंडिया में कोई मीडिया चैनल चला रही है तो वो इंडिया में कैसे चलाएगी? इंडिया में वो किसी एजेंट को रखेगी। तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट क्या करेगा? उस कंपनी के बिहाफ पे इंडिया में क्या चलाएगा? टीवी चैनल चलाएगा, और टीवी चैनल चला के वो इंडिया के लोगों से पैसा कलेक्ट करेगा और वो कंपनी को ये पैसा चुका देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर बाहर की कंपनी कोई टीवी चैनल चला रही है इंडिया में तो एजेंट सारा पैसा बाहर पहुंचाएगा। तो एजेंट ऐसा काम कर सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो रेमिटेंस टूवर्ड पेमेंट ऑफ कलेक्टेड सब्सक्रिप्शन, जो एजेंट कलेक्ट करेगा इंडिया से, वो ओवरसीज टीवी मीडिया चैनल। AD may allow cable operator or collection agent in India for overseas TV media channel to remit subscription collected from subscriber in India advertisement charges, ठीक है। तो इसके ये आप लोग कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट, बिड ऑफ फॉरेन करेंसी, बिड ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिया में एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं लेकिन उसकी बिडिंग बाहर होती है। जैसे कि इंडियन रेलवे में अगर बुलेट ट्रेन आने वाली तो बुलेट ट्रेन की बिडिंग कहाँ हो रही है? बुलेट ट्रेन की बिडिंग हो रही है बाहर। क्यों? क्योंकि हम लोग जापान की कंपनी को देने वाले हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की परमिशन से हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट बाहर बिडिंग करवा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कितना भी खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि देखो बिडिंग कराने के लिए सारा खर्चा तो होगा ही ना। तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया परमिटेड टू इनकर लायबिलिटी in foreign exchange and to make or receive payment in foreign exchange in respect of global bids where central government has authorized such project to be executed in India.
वो प्रोजेक्ट चलेगा कहाँ, इंडिया। इन सच अ केस ऑथोराइज डीलर में सेल फॉरेन एक्सचेंज टू द कंसर्न कंपनी विच वो हैज बीन अवॉर्डेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है सेल ऑफ ओवरसी टेलीफोन कार्ड्स। बाहर की कंपनी इंडिया में कई बार टेलीफोन कार्ड सोल्ड आउट करती है, तो वो टेलीफोन कार्ड जो सोल्ड आउट करती है तो वहाँ पे इंडिया में एजेंट्स होते हैं, एजेंट सोल्ड आउट कराएंगे। अब एजेंट क्या करेंगे, अपनी कमीशन काट के बाकी पैसा बाहर पहुँचाएंगे, तो वो पहुँचा सकते हैं। ऑथोराइज डीलर में अलाउ एजेंट इन इंडिया ऑफ द ओवरसी ऑर्गेनाइजेशन इशू प्रीपेड टेलीफोन कार्ड होते हैं टू रेमिट द सेल कमीशन प्रोसीड ऑफ सच कार्ड नेट ऑफ कमीशन, अपनी कमीशन हटाने के बाद टू द इशूअर ऑफ टेलीफोन कार्ड्स। रेमिटेंस फॉर मेकिंग टूर अरेंजमेंट बाय एजेंट। अगर बाहर का एजेंट इंडिया में या इंडिया का एजेंट बाहर के लिए कोई टूर अरेंजमेंट कराता है तो क्या वो भी पैसा इधर से उधर कर सकता है क्या? बिल्कुल। देखो, टूर्स एंड ट्रैवल का काम ही होता है इंडिया के लोग को बाहर भेजना और बाहर के लोग को इंडिया भेजना। ठीक है, तो इंडिया के लोगों को बाहर भेजना और बाहर के लोगों को इंडिया भेजना। तो ऐसे में एजेंट क्या करेगा, होटल की बुकिंग वगैरह करेगा, तो वहाँ पे ये लोग ये अकाउंट खुलवाते हैं और उस अकाउंट से कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको एक अकाउंट खुलाना पड़ता है कंपनी के नाम पे, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, और फिर वहाँ से सारे पैसे भेज भी सकते हो और पैसा निकाल भी सकते हो। AD may allow tour operator to remit cost of transportation charges outside India without prior approval of RBI। आपको RBI से पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी टिकट्स वगैरह आप लोग बेचते हो वो उसमें पैसा आपको बाहर पहुंचाना पड़ता है। और जैसे बुकिंग वगैरह, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे दुबई जाना है तो मैंने किसी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से क्या कराई, बुकिंग कराई। अब बुकिंग कराई तो वो सारा पैसा मेरा बाहर भेजेगा, तो अपनी कमीशन हटा के वो सारा कन्वर्ट करके बाहर भेज सकता है। कई बार ऐसा होता है कंसोलिडेटेड टूर होता है, जैसे कई बंदे हैं जो इंडिया भी घुमाते हैं, इंडिया के साथ चाइना भी घुमाएंगे, चाइना के साथ नेपाल भी घुमाएंगे, भूटान भी घुमाएंगे। तो ऐसे में टूर अरेंजमेंट आप लोग कंसोलिडेटेड करा रहे हो तो वो भी अलाउ है। इंडिया की कंपनी आगे फर्दर बुकिंग कराती है, लेकिन आप उतनी ही आगे ट्रांसफर कर सकते हो पैसा जितना आपको मिला है। अगर आपको मिला $10 लाख है तो आप लोग $11 लाख नहीं कर सकते ट्रांसफर, क्योंकि ऐसे में हम लोग मानेंगे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ टूर अरेंजमेंट arranged by travel agent in India for foreign travel tourists visit India and neighboring country like नेपाल, बांग्लादेश, एडवांस पेमेंट आप लोग VMS करोगे टू द AD कैटेगरी बैंक। पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया अगेंस्ट सच कंसोलिडेटेड टू। पहले इंडिया घुमा और इंडिया का पैसा कुछ रखो, लेकिन मान लो अगर आप कुछ भी नहीं रखते तो आप उतना ही आगे ट्रांसफर कर सकते हो जितना आपको मिला है। ठीक है, रेमिटेड फ्रॉम इंडिया दीज नेबरिंग कंट्री फॉर सर्विस रेंडर टू ट्रैवल एजेंट एंड हॉस्टेलिटी। सब कुछ खर्चा कराओगे, बस ये याद रखना ये खर्चा जो आप आगे कंट्री किसी को भेज रहे हो वो पाकिस्तान में मत भेजना। पाकिस्तान के लिए अलाउ नहीं है, नॉट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को तो आप $1 भी नहीं दोगे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि कौन कौन से प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, और ये सेम LRS में आ रखा है कि बाहर का बंदा इंडिया में आके चिट फंड में नहीं लगा सकता, निधि कंपनी में नहीं लगा सकता, एग्रीकल्चर प्लांटेशन में नहीं लगा सकता, रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकता, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में काम नहीं कर सकता। अब आ जाता है एक नया टॉपिक, LRS खत्म होता है। ऑथोराइज पर्सन कौन होता है? तो ऑथोराइज पर्सन कौन होता है? जो डॉलर के बदले में रुपी देता है और रुपी के बदले में डॉलर देता है। वापस बोल रहे हो, डॉलर के बदले में रुपी और रुपी के बदले में डॉलर। इसको ऑथोराइज डीलर भी बोलते हैं, मनी चेंजर भी बोल सकते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी बोलते हैं। और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथोराइज टू डील। तो ऑथोराइज पर्सन कौन हुआ? ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, एनी अदर पर्सन डीलिंग इन ऑथोराइज टू डील। पावर क्या है आरबीआई की? पावर ऑफ टू इशू डायरेक्शन। ऑथोराइज पर्सन आरबीआई के बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है, एक्ट कर सकता है, जो वो वही काम करेगा जो आरबीआई उसको बोलेगा, और आरबीआई को सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा। अगर वो आरबीआई के खिलाफ कुछ भी ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी है 10,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ पर डे। ठीक है, 10,000 रुपीज़ तो एक बार लग जाएगी पहली गलती, और अगर कंटिन्यू रखता है तो 2,000 रुपीज़ पर डे। आरबीआई चाहे तो किसी भी ऑथोराइज पर्सन को जाके चेक कर सकता है, और ये ऑथोराइज पर्सन देखो कोई भी बन सकता है, जिसको भी मर्जी है वो आरबीआई को एप्लीकेशन लगा ऑथोराइज पर्सन कर दे। लेकिन आरबीआई अगर आपकी इंस्पेक्शन करेगा, कुछ गड़बड़ मिली तो ऑथोराइजेशन आपसे ले भी लेगा।
अब आ जाता है एक नया टॉपिक, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इंडिया का बंदा बाहर प्रॉपर्टी ले सकता है क्या, या बाहर का बंदा इंडिया प्रॉपर्टी ले सकता है क्या? तो देखो, सबसे पहला है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया में क्या आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हो क्या? अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इफ सच प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, ओन्ड बाय हिम या हियर, she resident in India and inheritance for person resident। आपने वो प्रॉपर्टी जब खरीदी हो जब आप इंडियन रेजिडेंट हो, या फिर आपको एक ऐसे बंदे से प्रॉपर्टी मिली हो जो कि खुद इंडियन रेजिडेंट हो। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, देखो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया if such property was acquired, held, owned by him when he was a resident in India, या फिर उसको ऐसे बंदे से मिली हो जो कि खुद इंडियन रेजिडेंट हो। गिफ्ट मिल सकती है उसको, गिफ्ट जैसे कि इंडिया के कोई बंदे ने गिफ्ट दे रखी हो, या फिर उसको प्रॉपर्टी उसने ले रखी हो 8 जुलाई 1947 से पहले की, या फिर उसको एक ऐसे बंदे से गिफ्ट मिली हो जिसने 8 जुलाई 1947 से पहले की प्रॉपर्टी ले रखी हो, या फिर उसको एक ऐसे बंदे से प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली हो जिसने सारे के सारे प्रोविजन अप्लाई कर रखे हो। तो गिफ्ट देखो किस किस से मिल सकती है, पहला वो खुद इंडियन रेजिडेंट से मिल सकती है, 8 जुलाई 1947 वाले से पहले से भी मिल सकती है, या फिर उसने प्रोविजन सारे कंप्लाई करती हो। आगे चलते, एडी कैटेगरी, एक सेकेंड, ये तो हमने देखा था कि बाहर का बंदा इंडिया में कैसे प्रॉपर्टी ले सकता है। अब हम ये पढ़ेंगे बाहर इंडिया का बंदा क्या बाहर प्रॉपर्टी ले सकता है क्या। देखो, इंडिया का बंदा बाहर प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन वो एक बार में कितना पैसा लेके जा सकता है? बस 1 लाख मिलियन डॉलर तक, याद रखना, 1 लाख मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता। अगर कंपनी, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, वो बंद होके लिक्विडेट होके बाहर किसी ऑफिस को खोलना चाहती है, ब्रांच को खोलना चाहती है, एजेंसी को खोलना चाहती है, तो वहाँ पे भी आप लोग खोल सकते हो ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी, लेकिन कब? पहले इंडिया में उसको लिक्विडेट होना पड़ेगा। अगर लिक्विडेट होगा तो ऑडिटर आएगा। अब देखो, लिक्विडेशन दो तरीके का होता है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन और कंपलसरी लिक्विडेशन। कंपलसरी लिक्विडेशन है तो सारा काम कोर्ट के थ्रू होगा, वॉलेंट्री लिक्विडेशन है तो सारा काम एक लिक्विडेटर कराएगा। अगर लिक्विडेटर आपको सारा काम करा के देता है तो देखो, लिक्विडेटर को एक सर्टिफिकेशन और देना पड़ेगा कि आपने किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं बची है, आपका इंडिया में किसी भी तरीके का कोर्ट केस नहीं चल रहा, और अब आप पूरी तरीके से फ्री हो और बाहर जाके अपने ऑफिस ब्रांच खोल सकते हो। तो याद है, बाहर इंडिया का बंदा कितने लेके जा सकता है? 1 मिलियन डॉलर तक। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कंपनीज ले कैसे जाएगी बाहर परमानेंट शिफ्ट होने, बाहर जाएगी कंपनी हमेशा परमानेंट शिफ्ट होने के लिए लिक्विडेशन के थ्रू, कंपनी इंडिया में लिक्विडेट हो जाएगी। कंपनीज हैविंग ओवरसीज ऑफिस, अगर कोई कंपनी इंडिया में सिर्फ ऑफिस खोलना चाहती है, इंडिया के बाहर कोई ऑफिस खोलना चाहती है, मतलब इंडिया में लिक्विडेट नहीं हो रही है, लिक्विडेशन नहीं है, बस नॉर्मली बाहर ऑफिस खोलना चाह रही है, तो अगर ऐसा है तो देखो, इनिशियल एक्सपेंसेस वो कितने कर सकती है? 15% ऑफ एवरेज सेल ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और 25% ऑफ नेटवर्थ विच एवरेज हाई। तो 15% ऑफ एवरेज सेल ऑफ लास्ट 2 ईयर और 25% ऑफ नेटवर्थ तक वो खर्चा कर सकती है। रिकरिंग एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस कितना हो सकते हैं? अगर दोबारा लेके जाएगी, मतलब पहली बार लेके जाएगी कंपनी बाहर, तो कितना लेके जा सकती है? ऑफिस के लिए, ब्रांच ऑफिस एजेंसी के लिए 15% ऑफ एवरेज से और 25% ऑफ नेटवर्थ विच एवर इज हायर। क्यों? क्योंकि पहली बार कंपनी जा रही है। रिकरिंग एक्सपेंसेस बार बार जाती है तो फिर कैसे होता है? 10% ऑफ एवरेज एनुअल सेल और इनकम टर्नओवर लास्ट 2 ईयर। तो वापस देख लो, पहली बार हायर और दूसरी बार 10% ऑफ एवरेज एनुअल सेल ऑफ लास्ट 2 ईयर। जब भी आप इंडिया के बाहर सारा पैसा लेके जाते हो तो इंडिया में इनकम टैक्स को क्लियर करके जाओ, जितने भी इनकम टैक्स वगैरह है वो सारे क्लियर करवाने पड़ेंगे। रियलाइजेशन रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नया टॉपिक है। जब कोई बाहर का बंदा या इंडिया का बंदा बाहर से कोई पैसा कमा रहा है, इंडिया का बंदा अगर बाहर से कोई पैसे कमा रहा है तो सबसे पहले बाहर वो क्या करे? रियलाइजेशन करे, जल्दी से जल्दी पैसा कमाए।
फिर रिपेट्रिएशन का मतलब होता है उसको इंडिया में लेकर आए, और लेके आने के बाद वो सुरेंदर कर दे, सुरेंदर नहीं सरेंडर, सरेंडर आरबीआई को सरेंडर कर दे। तो रियलाइजेशन क्या होता है, वेयर एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू हैज एक्वायर्ड टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर उसको एक्वायर्ड हुआ है, सच पर्सन शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू रियलाइज एंड रिपेट्रिएट टू इंडिया सच फॉरेन एक्सचेंज विद सच स्पेसिफाइड टाइम और सच मैनर स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। एग्जेम्पशन फॉर रियलाइजेशन, कौन कौन ऐसा बंदा है जो कि बाहर से इंडिया में पैसा नहीं लेके जाएगा, लेके आएगा। मतलब वैसे तो आपको इंडिया, अगर आप बाहर पैसा कमा रहे हो और इंडिया में अगर आपको लेके आना है तो आप लेके आओगे, लेकिन कब कब आप नहीं लेके आओगे। तो एग्जेम्पशन क्या है, सबसे पहला पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी कॉइन्स अप टू स्पेसिफाई लिमिट। तो देखो आप लोग फॉरेन करेंसी कॉइन्स को अपने पास रख सकते हो, आपको आरबीआई को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, तो वो आप लोग लेके आओ नहीं लेके आओ हमारे मतलब नहीं है। दूसरा, आपके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसमें पैसा रख लो, लेके आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने का वो पैसा है जो 8/7/1947 का पैसे पहले का पैसा है, या फिर उससे आने वाली इनकम को भी इंडिया के बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वहीं रख सकते हो। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या होता है, रियलाइजेशन होता है कि बाहर अगर आप लोग कोई पैसा कमा रहे हो तो जल्दी जल्दी से बाहर से कम जल्दी से ले लो, रियलाइजेशन। और रिपेट्रेट का मतलब होता है उसको इंडिया में लेकर आओ। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू रियलाइज द फॉरेन एक्सचेंज ड्यू, तो person resident in India to whom any amount of foreign exchange due or has acquired take reasonable step to realize and repatriate in India the whole amount of foreign exchange within the period and manner specified by RBI, period or manner specified by RBI. In addition, he should not be refrained from doing anything. आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे cessation और reduction whole or part of foreign exchange to be received in India, जिससे आपका foreign exchange बाहर कम हो जाए या फिर आने में डिले हो जाए। मैनर कैसे लेकर आओगे, अब रीपैट्रिएट मतलब लेके कैसे आओगे, तो सबसे पहले इंडिया में लाने के बाद आप उसको ऑथोराइज डीलर को सोल्ड आउट कर सकते हो, आप अपने अकाउंट में होल्ड कर सकते हो, ठीक है, या बाहर की किसी लायबिलिटी को चुकाने में काम ले सकते हो, क्योंकि अगर बाहर की लायबिलिटी आप लोग चुकाओगे तो जो लायबिलिटी चुकाने वाले थे वो पैसा बाहर नहीं जाएगा, और जब वो बाहर नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया में यूज हो जाएगा। अब सरेंडर करना होता है आपको आरबीआई को, इसमें अलग अलग डेट्स हमने पढ़ी थी, वो आप एक बार देख लेना। अब सरेंडर, अगर कोई बंदा आरबीआई को सरेंडर नहीं करना चाहे, अगर कोई बंदा आरबीआई को सरेंडर नहीं करना चाहे तो क्या वो खुद के पास रख सकता है, रख सकता है। देखो मैं सिंपल सीधी सी भाषा बताती हूँ, कॉइन्स आप कितने भी रख सकते हो, कॉइन्स आप कितने भी रख सकते हो। दूसरा, अगर आप ऑथोराइज डीलर हो, आप लोग ऑथोराइज डीलर हो तो आप लोग कितने भी पैसे रख सकते हो, लेकिन अदर देन ऑथोराइज डीलर आप लोग मैक्स टू मैक्स कितना रख सकते हो, $2000 तक, मतलब नोट्स वगैरह है, बैंक करेंसी है तो आप $2000 तक रख सकते हो। तो एक ऑथोराइज पर्सन एक्टिंग विद इन स्कोप में पजेस फॉरेन करेंसी कॉइन विदाउट एनी लिमिट, तो ऑथोराइज पर्सन बिना किसी लिमिट के सब कुछ रख सकता है। दूसरा, पर्सन कैन में पजेस फॉरेन करेंसी विदाउट फॉरेन कॉइन्स विदाउट एनी लिमिट, कॉइन्स कोई भी कितने भी रख सकता है। A person resident in India may possess foreign currency note, bank note, foreign travel check not exceeding $200,000, ये $2000 प्रोवाइडेड फर्ज, ठीक है। तो अदर देन अगर कॉइन्स है तो आप लोग कितना रख सकते हो, $2000। अब ये एग्जांपल दे रखे किस किस वे में रखोगे, ये मैंने आपको बता दिया। एडजुडिकेशन और प्रोसेस क्या है कि आरबीआई ने कुछ ऑफिसेस बना रखे हैं जहाँ पे आप लोग के यहाँ पे अपील लगती है और सारा सॉर्ट आउट होता है। देखो आरबीआई ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर बना रखा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर से अगर आप परेशान हो तो आप लोग किसके पास जाओगे, स्पेशल डायरेक्टर के पास। स्पेशल डायरेक्टर से परेशान तो एपीलेट ऑर्डर के पास, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चल जाना। यहाँ पे टाइम आपको 45 डे दे रखा है, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टर से स्पेशल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर से किसके पास, हमारे एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास टाइम है 45 डेज। डिले चलेगा अगर कोई सफिशिएंट रीजन है तो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल, क्या पेमा में एपीलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है। देखो एपीलेट ट्रिब्यूनल की मेन ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। इसकी हर बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हैं जिसमें चेयरपर्सन और मेंबर्स बैठते हैं। हेड ऑफिस दिल्ली में है और बाकी सारे ऑफिस जगह जगह पे हैं। टेन्योर क्या होता है मेंबर का, 5 ईयर और 60 चेयरपर्सन का, सॉरी 5 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे है ना, ये मेंबर होगा, मेंबर का है यहाँ पे, ये सॉरी ये वाला मेंबर होगा, ये मेंबर का क्या है, मेंबर का है 5 ईयर और 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है।
अगर आप लोग एपीलेट ट्रिब्यूनल से परेशान है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो विद इन 60 डेज में। कंपाउंडिंग और कॉन्ट्रावेंशन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, अगर आप लोगों की फेमा में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप आरबीआई से माफी मांग सकते हो। माफी मांगने के लिए आप लोगों को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 5000 रुपीज लगते हैं, और उसमें कंपाउंडिंग करवानी पड़ती है। तो कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन मेड देयर अंडर। कंपाउंडिंग का मतलब होता है वॉलंटरी एडमिटिंग द कॉन्ट्रावेंशन, आपसे जो गलती हुई है उसके लिए आप माफी मांग रहे हो। प्लीडिंग गिल्टी और सीकिंग रिड्रेस है, ये वॉलंटरी प्रोसेस है जहाँ पे इंसान सामने वाले से माफी मांगता है। हु कैन अप्लाई फॉर कंपाउंडिंग? कोई भी पर्सन मांग सकता है जिससे गलती हुई है। एक फॉर्म लगता है जिसमें फीस लगती है, वो फीस रिफंडेबल नहीं है, चाहे माफी मिले चाहे नहीं मिले। कंपाउंडिंग के लिए जो फॉर्म लगता है उसमें फीस लगती है 5000 रुपीज। एप्लीकेशन आप एग्जामिन करेगा डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एसेस और कॉन्ट्रावेंशन देखा जाएगा कि कंपाउंड करना है या नहीं करना। आरबीआई चेक करेगा कि कंपाउंडिंग करनी है या नहीं करनी। आरबीआई चाहे तो आपसे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स मंगा सकता है कि हाँ हमें और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो आप वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेगा। सारा का सारा काम वो 180 डेज में कर देगा कि हाँ आपको कंपाउंडिंग देनी है या नहीं देनी। अगर देनी है तो आपकी पेनल्टी कम होएगी, बढ़ेगी नहीं, और अगर नहीं देनी है तो जो चलेगा वो चलेगा। जब भी आरबीआई ऑर्डर पास करेगा कंपाउंडिंग की, वो चेक करेगा कि आपने अनफेयर एडवांटेज कितना लिया है, आपकी वजह से किसी को लॉस तो नहीं हुआ है, इकोनॉमिक बेनिफिट आपके डिले होने की वजह से आपको कितना फायदा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, आप शुरू से ही ऐसे करते हो या आज कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंशन कंडक्ट इन अंडरटेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या आपने सारे फुल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, और कंपाउंडिंग आप लोगों ने खुद ने मांगी है या फिर किसी ने जबरदस्ती भेजा। देखो, माफी जब आप लोग खुद मांगते हो तभी माफी मिलती है, अगर आप लोग किसी और के थ्रू मांगते हो तो कभी माफी नहीं मिलती। कुछ और रिक्वेस्ट है सर कंपाउंडिंग के। कंपाउंडिंग कब नहीं मिलेगी? एक तरफ से आप माफी मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो मैं अपील लगाऊंगा, अपील लगाऊंगा, तो जहाँ पे अपील की बात हो जाती है वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं चलता। पिछले 3 साल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया हो कंपाउंडिंग वाला या फिर कोई कॉन्ट्रावेंशन, और आने वाले 3 साल में भी नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपकी परमिशन किसी अथॉरिटी की रह गई है तो पहले जाके उससे परमिशन लो, फिर आके मुझसे माफी मांगना। मान लो कोई और अदर अथॉरिटीज में भी आप फंसे हुए हो तो पहले जाके उधर से लेकर आओ, फिर जाके मेरे पास आना। तो देखो, कंपाउंडिंग कब कब नहीं मिलती? जब आप अपील लगाने जा रहे हो। दूसरा, आप पिछले 3 साल में और आने वाले 3 साल में आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करोगे, और 3 साल बाद करें तो 3 साल बाद कर लेना, क्योंकि वो उसको पहला पहला ही माना जाता है फिर। और तीसरा हमने क्या देखा? हमने ये देखा तीसरा कि एक तो आप अपील लगा रहे हो, मतलब आप लोगों ने किसी और अथॉरिटी को भी परेशान किया, तो पहले उससे माफी मांग के फिर हमारे पास आना। पोजीशन डिटेंशन मैंने आपको पढ़ा ही दिया। तो यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने कवर कर दिए। एक बार आप लोग अच्छे से पूरा देखना और उसके बाद ये रिवीजन देखना। थैंक यू।